हेलो बच्चों। तो हम लोग IUQM के पहले टेस्ट का डिस्कशन कर रहे हैं, वीकली टेस्ट 1 का। देखते हैं। तो इसमें मेजर जो क्वेश्चंस थे वो लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड या फिर समझ लो ज्योमेट्री के जो बेसिक्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो पहला सवाल, पहला क्वेश्चन, इस सवाल में एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना पड़ा, आपका ये पूरा सवाल इसी फिगर से सॉल्व हो जाएगा। केवल हमें एक चीज़ मार्क करनी है, एंगल मार्किंग। ज्योमेट्री में स्पेशली एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस में सबसे जरूरी चीज़ होती है एंगल्स को मार्क करना। अगर आपको पता है तो नोन मार्किंग करो, अगर नहीं पता है तो अननोन मार्किंग करो। तो जैसे इसमें हमें सारे एंगल्स को पता है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। और ये अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होने की वजह से ये आपका 102 डिग्री हो जाएगा। और इससे हम लोग इस एंगल को निकाल सकते हैं और ये 96 प्लस 60 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 146 हो जाएगा, 156 हो जाएगा, जिससे ये बचा हुआ एंगल हमारा आ जाएगा 24 डिग्री। और यहां से क्या होगा कि ये 102 और 155 मिलके आपका 257 हो जाएगा, तो ये एंगल आ जाएगा 103 डिग्री। तो हम लोग बहुत आराम से बोल सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से दिस एंगल, ये हमारा एंगल हो जाएगा 127 डिग्री, जो इसका और इसका सम हो जाएगा इस ट्रायंगल से। इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये एंगल इन दोनों का सम होकर 127 आ जाएगा। क्योंकि हमें y निकालना है तो y के लिए भी हम लोग सेम अप्रोच ट्राई कर सकते हैं कि ये जो ये 127 है, ये इस ट्रायंगल के लिए भी एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। तो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल लगाएंगे तो 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 127 करेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा 67 डिग्री। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सवाल था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल देखा जाए। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ज्योमेट्री में, काफी लोगों को परेशान करता है ये सवाल, पर्टिकुलरली दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सिंपल ज्योमेट्री के अलावा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लगता है। कंस्ट्रक्शन के बाद फिर इसमें कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई होती है। तो इसमें पहले तो थोड़ी सी सिंपल ज्योमेट्री लगेगी, उसके बाद कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग कहेंगे कि ये अपना सवाल सॉल्व हो पाएगा। तो मैं इस फिगर को बड़ा कर लेता हूँ। हमें जो लैंग्वेज दी हुई है उसके अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल, ये एक छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, ये हमें इक्विलैटरल दिया हुआ है और AFC हमें निकालना है। तो मैं इस फिगर को बड़ा कर लेता हूँ। इस फिगर बड़े फिगर में ही समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग AFC को डायरेक्ट इससे निकाल पाएंगे। तो सारी चीजों को मार्क करने से पहले, जैसा कि मैंने अभी बोला है कि एंगल्स को मार्क कर लिया जाए। जैसे ये 60 है, ये भी 60 है, ये 60 है, ये पूरा एंगल 60 है। इसको दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ, इस वाले ट्रायंगल को। ये 60 डिग्री है, दिस इज 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। हमें AFC निकालना है, इसको मैंने x मान लिया। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास थी उसको मैंने मार्क कर दिया। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी मार्किंग कर देते हैं। मार्किंग करने का मतलब ये साइड्स आपस में इक्वल होगी और ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी मार्किंग कर देते हैं, यानी ये साइड्स आपस में इक्वल होगी। तो मार्किंग मैंने कर दिया, जो चीज हमें दी हुई थी उसको मार्क कर दिया। अब इसमें एक चीज जो इसमें अप्लाई हो रही है कि हम लोग दो ट्रायंगल्स उठाएंगे। अगर दो ट्रायंगल्स की बात करें तो बहुत क्लियरली एक जो बीच का एंगल मार्क करना है, अगर हमें ये एंगल बहुत क्लियरली साफ दिखाई दे रहा है कि ये 60 डिग्री बचेगा। तो मैंने बोला कि हम लोग दो ट्रायंगल इसमें से उठा लेते हैं। एक ट्रायंगल उठा लेते हैं, मैं बाकायदा पूरा कंस्ट्रक्शन यानी पूरा ट्रायंगल बना के दिखा रहा हूं कि एक ट्रायंगल हमने ये उठा लिया और दूसरा उठा लिया DBC। इन दोनों ट्रायंगल में जो जो चीजें इक्वल हैं उनको मार्क कर लेते हैं, जिस तरीके की मार्किंग की हुई है। जैसे DB के पास डबल लाइन मार्क की हुई है, BC के पास सिंगल लाइन है। ये पूरा एंगल DBC हो जाएगा 120 डिग्री। इधर भी देखो AB के पास डबल लाइन है और इसके पास सिंगल लाइन है, ये पूरा हो जाएगा 120 डिग्री।
तो बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है और SAS प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। SAS प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंसी अगर हम लोग डिसाइड करें तो वर्टेक्स टू वर्टेक्स चलेंगे, वी वर्टेक्स दोनों में कॉमन है। इधर इस सिंगल लाइन के सामने ए वर्टेक्स है तो मैंने ए से ही स्टार्ट करता हूं, ABE कॉन्ग्रुएंट टू। यहां पे सिंगल लाइन के सामने डी है तो ये अब आराम से DBC हो जाएगा। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों ट्राइंगल्स। इसकी कॉन्ग्रुएंसी का फायदा क्या होगा वो अब हम लोग समझते हैं कि देखो ये हमारे ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो CPCT को मैं बहुत मार्क कर देता हूं दोनों में कि ये एंगल यानी AEB, दिस एंगल वो इस एंगल के बराबर होगा ना। ये जो एंगल रहेगा ये जो E वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है वो C वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल के बराबर होगा, यानी कि इस एंगल के, और जो D पे बन रहा है वो A के बराबर होगा, यानी इस एंगल के। तो ये एंगल इसके बराबर हुआ, इतना पार्ट इसके बराबर हुआ, और A पर बनने वाला एंगल यानी ये जो पार्ट है, ये पार्ट D पर बनने वाला एंगल यानी इसके बराबर हुआ। तो सारी चीजें बड़े फिगर में मार्क कर लिया, कॉन्ग्रुएंसी डिसाइड करने के बाद सारी चीजें मैंने मार्क कर दी। अब हम लोगों का फोकस ये है कि हम लोगों को ये x के बारे में बताना है, ये x हमें निकालना है, इस x को हमें निकालना है। तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने क्या किया, जो मैंने इक्वल मार्क किए हुए हैं इसको मान लिया अल्फा, अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा। थोड़ा सा सिंबॉलिकली अच्छा दिखने के लिए, समझ लो कंफ्यूजन ना होने के लिए, जो एंगल सेम है उनको मैंने मार्क कर दिया। और आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी से किसी भी एक ट्राइंगल में पकड़ लें तो अल्फा प्लस बीटा हमारा 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि अल्फा बीटा और 120 का सम होना चाहिए 180। तो ये हमारे पास एंगल अल्फा आ गया, इसको एंगल बीटा कह दिया। अब अगर हम लोग एंगल एक्स की बात करें तो ये एंगल ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है, इस ट्राइंगल के लिए। तो इस ट्राइंगल के लिए अगर एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो हम लोग बहुत आराम से बोल सकते हैं कि ये एंगल बड़े आराम से, बड़े प्यार से ये 60 माइनस बीटा हो जाएगा। बहुत आराम से, बहुत प्यार से ये 60 माइनस बीटा हो जाएगा। बहुत आराम से इसको बोल सकते हैं कि दिस एंगल विल बी 60 माइनस बीटा। हमें AFC निकालना है। तो इसके हिसाब से ये पूरा 60 प्लस बीटा है और ये पूरा 60 माइनस बीटा है, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो x की जो वैल्यू बनेगी वो इस एंगल, क्योंकि अगर ये एक्सटीरियर है तो ये इसके लिए अपोजिट एंगल 60 प्लस बीटा और ये 60 माइनस बीटा हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो बड़े प्यार से ये 120 डिग्री आ जाएगा। तो इस सवाल में लगता है कॉन्ग्रुएंसी, इस सवाल में कॉन्ग्रुएंसी भी लगाने के लिए मैंने क्या किया, बहुत अच्छे से देखना, जब हम लोग हायर ज्योमेट्री सीखते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि जो फिगर होता है, कॉम्प्लिकेटेड फिगर होता है, हायर ज्योमेट्री की बात करते हैं, सिंपल ज्योमेट्री में तो हम लोग कॉम्प्लिकेटेड फिगर को आसान बनाते हैं। आसान बनाने के लिए फिगर्स में जो कंपोनेंट दिख रहे होते हैं उसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने से हमें समझ में आता है कि कौन सी चीजें बराबर हो रही। तो ये सवाल इस तरीके से किया जाता है, ये क्वेश्चन इस तरीके से किया। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पेपर का सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन भी समझ लो, या समझ लो कि ऐसा बोल सकते हैं कि काफी लोगों से नहीं हो पाया ये सवाल। इस क्वेश्चन को देखते हैं, जो बहुत सारे लोगों से ये सवाल नहीं हो पाया, जिनको इस क्वेश्चन पेपर में ये सबसे हार्ड क्वेश्चन लगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग अगर सही से चलते हैं, सही से बढ़िया से एकदम मार्किंग करते हुए चलते हैं
तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो सेम गोज विद दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बहुत हैवी सिमेट्री थी। सवाल में दिख रहा था कि हमारे पास जो भी जितनी भी चीजें बराबर दी हुई हैं, जैसे ये बराबर दिया हुआ है, ये 90 है, तो इसके अगर ऐसे काट भी दोगे तो ये पूरा फिगर सिमेट्रिक बन रहा है। इस तरफ जो हो रहा है, अगर मैं इसको एक मिडिल लाइन कंसिडर कर लूं तो सेम चीज इस तरफ भी हो रही है। अब आयरॉनिकली इस सवाल का सॉल्यूशन आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारी जगह ट्राई भी किया होगा, बहुत सारे एआई प्लेटफॉर्म पे गलत बताया गया है। तो बहुत आराम से करेंगे। इसको करने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। प्लेन ज्योमेट्री से कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते हैं, वेक्टर से कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके कर सकते हैं। तो एक ज्योमेट्रिकल सवाल जो हमें आसान दिखता है, उसको 4 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो मैं इसको, क्योंकि मैंने रिसेंटली अभी साइन रूल कोसाइन रूल पढ़ा है, तो मैं उसको इस तरीके से करूंगा। बट उस तरीके से करने से पहले हम लोग इसमें कुछ चीजें डिफाइन कर लेते हैं। जैसे हमें एंगल दिया हुआ है और आइसोसेलेस ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, और हमें कहा गया है कि ये जो इक्वल दिख रही है वो साइड बराबर। तो मैंने क्या किया कि जो इक्वल साइड्स हैं सबको 1 मान लिया, कंसिडरिंग ऑल इक्वल साइड्स एज 1 यूनिट। मान सकते हैं, अगर नहीं दिया हुआ है तो ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। इक्वल के लिए x मान लेते, मैंने थोड़ा सा रियलिस्टिक मान लिया उसको 1 यूनिट। m मिड पॉइंट दिया हुआ है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में मिड पॉइंट को अगर इसके साथ जोड़ दोगे तो ये 90 डिग्री बनेगा। तो दिस इज मिड पॉइंट। और हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी अगर पढ़ें, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये पूरा BC हो जाएगा √2 यूनिट पाइथागोरस थ्योरम से, और ये आ जाएगा इसका हाफ, यानी 1/√2 यूनिट। ऐसे। तो जो चीज गिवन थी पहले मैंने वो सारी मार्क कर ली। एक मुझे BC निकालना था, तो √2 यूनिट पाइथागोरस से आ गया। अब इसमें कितना बढ़िया ज्योमेट्री का ये सवाल है। एक हम DM को कनेक्ट कर देते हैं, DM को। ये इस सवाल को सॉल्व करने का समझ लो मेन पॉइंट था। DM को मैंने कनेक्ट कर दिया और एंगल्स को मैंने मार्क कर दिया। जैसे ये एंगल मैंने कह दिया लेट दिस एंगल बी थीटा। तो क्योंकि ये पैरेलल भी है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो ये पूरा एंगल हो गया थीटा +9। तो इसका मतलब अगर हम लोग DMF ये ट्राइंगल पकड़े हैं तो ये MF = DF, तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे। तो उसकी वजह से ये एंगल भी आ जाएगा थीटा +9 डिग्री। अब इस ट्राइंगल DMF में हमें 2 एंगल आइसोसेलेस से मिल गया। तीसरा एंगल अगर हम लोग मार्क करें, 180 में से इन दोनों का सम घटा दें तो आ जाएगा 162 - 2 थीटा। तो इसमें मैंने मार्क कर लिया, जो चीज दी हुई थी उसको मार्क कर लिया, जो चीज नहीं गिवन थी उसको भी मैंने मार्क कर लिया। थीटा मान के एक अजम्पशन लेके एक और मार्क कर लिया। इसके बाद हम लोग अगर इस ट्राइंगल को पकड़े तो ये पूरा एंगल हो रहा था 45 डिग्री। जैसे ये 45 है तो ये पूरा 45 हो रहा, तो ये आ जाएगा 45 - थीटा। और ये दिखाई दे रहा है लीनियर पेयर से 135 डिग्री हो जाएगा बहुत आसानी से। तो हमारा फोकस इस तरफ वाले इसी ट्राइंगल पर रहेगा। जो इस ट्राइंगल से हमें वैल्यू मिलेगी, इस ट्राइंगल से हमें जो वैल्यू मिलेगी, जो रिलेशन मिलेगा, उसका यूज करके ही हम लोग थीटा को निकाल सकते हैं। अब इसको बड़े आराम से देखना, क्योंकि इसमें साइन रूल का यूज हो रहा है। तो मैंने ट्राइंगल उठा लिया DMF। अगर हम लोग DMF में साइन रूल लगाते हैं तो DM के सामने जो साइड है, एंगल है, उसका साइन लेंगे। मैं बहुत आराम से इसमें साइन रूल लगा भी रहा हूं। उसको बराबर करेंगे =, अब कोई भी एक साइड ले लेते हैं, या तो DF ले लेते हैं या MF लेते हैं, जिसकी लेंथ हम लोगों ने 1 माना हुआ है, और इसके सामने वाला एंगल है 9 + थीटा। तो बहुत आराम से दिखाई दे रहा है। अगर इस साइड को 1 मान लिया है तो DM साफ साफ हमारे पास आ जाएगा sin 162 - 2 थीटा अपॉन sin 9 + थीटा। यहां तक आप सब लोग निकाल सकते हो। अगर जैसा मैंने साइन रूल बताया वह उसके अकॉर्डिंग यहां तक सब लोग निकाल सकते हैं। अब ये जो कैलकुलेशन है ये थोड़ा सा कंपाउंड एंगल
से बियॉन्ड वाला कैलकुलेशन है और थोड़ा सा सप्लीमेंट्री एंगल का भी यूज होगा। जैसे हम लोग, अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा तो हम लोग जानते हैं साइन 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा होता है। पहले इस चीज को यहां अप्लाई कर रहे हैं। इस पूरे एंगल को हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस 162 माइनस 2 थीटा। तो अगर इस पूरे एंगल को ऐसा लिख रहे हैं तो इसका साइन लिया जाएगा, तो ये जो साइन की वैल्यू बनेगी, अगर इसमें से इसको घटा के निकाला जाए तो ये 18 प्लस 2 थीटा के बराबर ही आएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा डी एम है वो साइन 18 प्लस 2 थीटा अपॉन साइन 9 प्लस थीटा के बराबर है। और अगर आपको क्लियरली दिख रहा होगा तो 18 प्लस 2 थीटा 9 प्लस थीटा का डबल है, तो हम लोग साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो उससे हमारा डीएम आ जाएगा 2 साइन 9 प्लस थीटा कॉस 9 प्लस थीटा अपॉन साइन 9 प्लस थीटा। इसको कैंसिल करके हम लोग कह सकते हैं कि डीएम हमारा बहुत ही आसानी से 2 कॉस 9 प्लस थीटा आ गया। यही हमारा इसमें की पॉइंट था, यही हमारा इसमें मेन रोल था, मेन प्लेयर डीएम ही था, क्योंकि डीएम जो मैंने दो ट्राइंगल्स मार्क किए उसमें कॉमन साइड है। अब देखो हम लोग ट्राइंगल पकड़ते हैं डीबीएम, और डीबीएम में भी साइन रूल लगाते हैं। इसको एक साइड कंसिडर करते हुए, यानी अगर साइन रूल लगाओगे तो डीएम के नीचे साइन 135 डिग्री आएगा, 135 डिग्री। और फिर आप फर्दर किसी भी एक साइड को पकड़ लो, चाहे आप थीटा के लिए डीबी को पकड़ लो, क्योंकि हमें पता है कि 1/√2 अगर इसकी लेंथ है तो हम लोग इसको उठा लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1/√2 के सामने वाली साइड साइन 45 माइनस थीटा। साइन 135 डिग्री होता है 1/√2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सामने पहुंचाओगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो डी एम यहां से बोल सकते हैं कि 1/2 साइन 45 माइनस थीटा आया। बहुत ही बढ़िया सवाल था ये, ट्रिग्नोमेट्री से कर रहा हूं क्योंकि रिसेंटली मैंने पढ़ाया हुआ है ये कॉन्सेप्ट। मैं इसको प्लेन ज्योमेट्री से भी कर सकता था, लेकिन आप ये समझो कि साइन रूल का कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस में। तो आपने क्या किया, दोनों को सॉल्व करके दोनों का डीएम निकाल लिया दोनों के हिसाब से। एक बोल रहा है डीएम की वैल्यू 2 cos 9 प्लस थीटा होना चाहिए, एक बोल रहा है ये होना चाहिए। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, दोनों जो हमारे पास डीएम आए हैं उनको इक्वेट कर देंगे। दोनों जो हमारे डीएम आए हुए हैं, बाकी सबको मैंने हटा दिया, दोनों डीएम को इक्वेट कर देंगे। तो देखते हैं दोनों डीएम को इक्वेट करने से हमें मिलेगा 2 cos 9 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 साइन 45 माइनस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 साइन 45 माइनस थीटा कॉस 9 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 1। और इसमें हम लोग लगाएं अगर 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, मैं फॉर्मूले लिखते भी जा रहा हूं जो ये इसमें अप्लाई हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा अपना साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। यानी सिंपल तरीके से इसको याद करने का तरीका क्या है, एक बार इन दोनों एंगल्स को जोड़ देंगे साइन के अंदर और एक बार इसमें से इसको घटा देंगे, बड़े में से छोटे को। तो क्योंकि 2 यूज करना तो एक 2 बाहर रह जाएगा, बचेगा हमारे पास। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 54 डिग्री साइन में, और अगर इसमें से इसको घटाओगे तो प्लस में आ जाएगा 36 माइनस 2 थीटा और इक्वल टू 1। तो अब सिंपल कैलकुलेशन, पहले 1 को इसके नीचे पहुंचाएंगे, फिर 54 डिग्री को इधर पहुंचाएंगे, तो ये आ जाएगा साइन 36 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 माइनस साइन 54 डिग्री। अगर साइन 54 डिग्री की वैल्यू आपको पता है तो बड़े आराम से ये चीज आ जाएगी 1 माइनस √5 प्लस 1/4 ये आ जाएगा अपना 1/2 माइनस इतना। और ये साइन 54 डिग्री की वैल्यू होती है, अगर घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 1 माइनस √5/4। अब ये 1 माइनस √5/4 एक नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है हम लोगों को। तो मैंने क्या किया, मैं इस तरफ वाला मिटा देता हूं,
हमारे पास जो चीजें आई उसको मैं अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूं कि हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे। हमें मिला साइन 36 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √5/4। तो मैंने सोचा कि अगर इसमें ये नेगेटिव वैल्यू में जा रहा है, दूसरे क्वाड्रेंट में अगर जा रहा है या ये चौथे में जा रहा है, तो मैं इसको पलट देता हूं, 2 थीटा को पहले ले आता हूं। 2 थीटा माइनस 36, एक माइनस को कॉमन लेके और इस माइनस को सामने भेज के हमारे पास ये आ जाएगा √5 माइनस 1/4, जो कि होता है 18 डिग्री का वैल्यू, और 2 थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास 54 डिग्री, तो थीटा आ जाएगा 27 डिग्री। यही बस इस पूरे सवाल में मेन जड़ था। तो ऐसा होता है कि ना, कभी कभी हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट लर्न भी कर लेते हैं, फिर भी उसमें हमें सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन कभी कभी एक सवाल हमें सारी चीज़ें याद कर, सारी चीज़ें समझा के चला जाता है। एक सवाल हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता है। ये उन्हीं में से एक सवाल है। इसमें आपने अगर साइन रूल लगाना सीख लिया, तो जैसे मैं कर रहा हूं उस तरीके से एक बार और ट्राई करना। इसमें अगर आप साइन रूल लगाना सीख गए तो ऐसे जितने भी सवाल आएंगे उन सबको साइन रूल से सॉल्व कर लोगे। तो ये थीटा हमारे पास 27 डिग्री आया। इसके बेसिस पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि यार ये तो सीधी लाइन है, ये पूरा तो 90 बनेगा, जिसमें से ये अकेला 27 हो गया, ये हो गया अपना 36, तो ये आ गया 63, तो बचेगा अपना ये इस वाले हिस्से का 27 डिग्री, और क्योंकि सेम सिमेट्री से यहां भी डबल होना है तो 27 + 27 से 54 डिग्री हमारा इस सवाल का आंसर आया। बहुत ही, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, बहुत ही अच्छा सवाल था। एक सवाल आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखा सकता है, ये उनमें सवाल था। तो ये पूरा इस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। अब काफी सारे लोगों को इस सवाल में, इस तरह के सवालों में थोड़ा सा डाउट रहता है, लेकिन अक्सर इस तरह के सवालों का जो आंसर होता है वो या तो 180 होगा या 360 होगा। बहुत सारे सवाल आप लगा लेना, आप दो में से, और उसमें से भी मोस्ट कॉमन आंसर 180 डिग्री ही निकल के आता है। ये इस सवाल को करने का ट्रिक भी होता है कि अगर इस तरीके का सवाल आपके सामने फंसता है जिसमें वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल्स को पूछा गया, तो बहुत सारे केसेस में, ऑलमोस्ट 90% केसेस में आपका आंसर 180 डिग्री आएगा। तो ये ट्रिक ध्यान रखना। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पूरा सवाल देखते हैं, पूरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग बहुत इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालेंगे। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सारे एंगल्स को अलग अलग कर लेंगे। ऑल एंगल्स जो हमें और ट्राइंगल्स के फॉर्म में या क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं उनको सेपरेट कर लेंगे और बड़े प्यार से सबको जोड़ देंगे, बस, और कुछ नहीं करेंगे इसमें। तो मैंने इस वर्टेक्स पे एंगल ए मान लिया, बी मान लिया, ये सी मान लिया, ये इस वर्टेक्स पे डी मान लिया, और सेम चीज, सेम लॉजिक आप इस तरह के आने वाले बहुत सारे जो सवाल मिलेंगे आपको, उनमें सब में यही लॉजिक आप लगा सकते हो। तो ये मैंने मार्क कर लिया। हमारे पास कुल मिला के 7 एंगल्स हैं, इन सब का सम निकालना, सम ऑफ ऑल साइडेड एंगल्स। हम लोगों ने क्या किया, इसमें से छोटे छोटे पार्ट्स कर लिए। जैसे एक पार्ट कर लिया मैंने ए, बी और सी का, एक हिस्सा मैंने ये कर लिया। तो ये एक ट्रिक ये भी होता है जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं कि अगर हमारे पास इस तरीके का क्वाड्रेटल होता है तो इस क्वाड्रेटल में ये जो एंगल बनता है, अगर मैं इस एंगल को x बोल दूं, तो ये वर्टेक्स पे बनने वाले सारे एंगल्स का सम होता है, यानी ये हो जाएगा a + b + c। इस ट्रिक को आप ध्यान रख सकते हो। अगर इस तरीके का क्वाड्रेटल होता है तो इस वर्टेक्स पे जो एंगल बनता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी वैल्यू ऑफ ABC, हमारे पास ये एंगल x की वैल्यू a + b + c के बराबर आती है। ये ट्रिक ध्यान रख सकते हो। बार बार इस सवाल को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बार बार इसमें उलझना नहीं पड़ेगा। इस ट्रिक को आप ध्यान रख सकते हो। तो ये हो गया अपना x का वैल्यू, इसको उठा लिया। अब दिखाई दे रहा है कि मैंने इसमें x इसको मार्क किया है, तो ये भी अपना x ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मैं दूसरा अब उठाऊंगा इसको,
ये यहां पे टर्न हो रहा है तो इसको उठा लिया, ये आ गया x, ये मार्क हुआ था f और ये मार्क हुआ था e। बहुत ही बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको ज्योमेट्री की, इसको मैंने y मान लिया, ये एंगल अंदर से भी y होगा और इस तरफ भी y होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जैसा मैंने अभी आपको ट्रिक बताया उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग ये जो y की वैल्यू रहेगी, ये दिखाई दे रहा है कि x प्लस f प्लस e के बराबर रहेगी। दो चीजें शॉर्टेड हो गई हमारी। अब तीसरी चीज को देखते हैं, एक g और d का इन्वॉल्वमेंट बचा है तो इस ट्राइंगल को उठा लेते हैं g और d के लिए, इस ट्राइंगल को उठा लिया g और d के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको मैंने y माना हुआ है। इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपल एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हमें मिल जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू y प्लस जी प्लस डी। ये तीन चीजें, तीन फिगर मैंने इसमें शॉर्ट आउट कर लिए। आप देखो क्लियरली तीनों फिगर से हमें सारे एंगल्स जो हमें मार्क किए होते, शेडेड किए होते, वो हमारे सामने लिखे गए। अब कुछ नहीं करना है, इस सबको एज इट इज जोड़ देना है। LHS में आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 180 डिग्री और RHS में आ जाएगा सारे एंगल्स का सम, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस f प्लस e प्लस g प्लस d प्लस x प्लस वाई। तो दोनों तरफ से x प्लस वाई को कैंसिल कर देंगे, इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री। इतना आसानी से ये सवाल हो गया, इतना आसानी से, इतना प्यार से ये सवाल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल देखा जाए तो रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द ऑल द क्वेश्चंस में ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। जो सबसे हार्डेस्ट था वो मैंने बता ही चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 सबसे हार्डेस्ट लगा था लोगों को। बाकी सारी जैसे ये सवाल है, ये बहुत आराम से एंगल्स को मार्क करके हो जाएगा। स्क्वायर के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, बहुत सारी जगह पे ये सवाल पूछा जाता है, छोटे एग्जाम बड़े एग्जाम में, ज्योमेट्री के समझ लो कि थोड़े से ट्रिकी सवालों में आता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, इसकी वजह से ये साइड्स बराबर हो जाएंगी, मार्क कर लिया मैंने। अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल एक स्क्वायर की साइड को भी शेयर कर रहा है तो EB ऑटोमेटिकली BC के भी बराबर हो जाएगा। दिस EB इज इक्वल टू BC ऑल्सो। अब मैं एंगल्स को मार्क करता हूं, ये आ जाएंगे 60 डिग्री, ये 60 डिग्री आ जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा, और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पूरा एंगल इसके बराबर होगा। स्क्वायर है तो ये पूरा 90 होगा तो 30 बचा, 30 में से ये दोनों का सम 150 होगा तो ये 75 अगर होगा तो ऑटोमेटिकली ये भी 75 हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमें निकालना है BEF। तो हम लोग अगर BEF के लिए जाते हैं, BEF हमारा ये एंगल हो जाएगा। और एक और डाटा मेंशन है कि EC भी EF के बराबर है, ये लाइन इसके बराबर है, तो ये ट्रायंगल भी आपका आइसोसेलेस बन जाता है। इसके आइसोसेलेस होने से ये एंगल 75 आ जाएगा, तो बचेगा ये अपना 30 डिग्री। पूरा एंगल 75 था, 75 माइनस 30 45 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो ये केवल एंगल्स को मार्क करने से हो जाता है, इस तरह का सवाल, इस तरह का सवाल एंगल्स को मार्क करने से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए एक पर्टिकुलर ट्रिक होता है जिसको मैं बहुत बार अपनी क्लास में बताता हूं, ट्रिक ऑफ एंगल बाइसेक्टर। आप एक बड़ा सवाल तब कर पाओगे जब आप छोटे छोटे उसके कंपोनेंट वाले सवालों को सॉल्व करना आता होगा। तो ये उन्हीं में से एक सवाल था। इसमें एंगल बाइसेक्टर की ट्रिक लगेगी, इसमें जो ट्रिक लगेगी वो एंगल बाइसेक्टर की ट्रिक लगेगी। तो मैं इसको बहुत सारी क्लासेस में बताता हूं, मैं अभी भी इस ट्रिक को बताता हूं, जिससे जो बच्चे नए इसको देख रहे हैं वो ध्यान रखें कि इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करते हैं। तो सिस्टम क्या होता है कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और एक एंगल बाइसेक्टर बनाया D और E, और ये छोटा जो बीच में इंक्लूडेड एंगल है इसको मैंने अगर x कह दिया तो ये पूछा जाता है। ये ट्रिक है, इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखोगे तो टाइम बचेगा आपका इस तरह के सवाल सॉल्व करने के लिए। तो इस एंगल x के बारे में पूछा जाता है, तो मैं हमेशा क्लास में बताता हूं कि आप ये ट्रिक ध्यान रखो कि x की जो वैल्यू है, ये B और C में से जो बड़ा एंगल है, बिगर,
माइनस स्मॉलर अपॉन 2 के बराबर होता है। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, देख लो दोनों में बड़ा एंगल कौन सा है, उसमें से छोटे को घटा देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। इसमें ध्यान रखना एडी परपेंडिकुलर होता है और ये एंगल बाइसेक्टर होता है, ये ट्रिक होता है। और ये ट्रिक इसमें एज इट इज लग जाएगा। अगर हम लोग एंगल्स को मार्क करें तो DAF ये 7 डिग्री दिया हुआ है और EBG ये 20 डिग्री दिया हुआ है। तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे बड़े में छोटे को माइनस करके हाफ कर देना। तो पहली बार 7 डिग्री के लिए लगाऊंगा, बी और सी में से अगर मुझे नहीं भी पता है कौन सा बड़ा है तो हमने मॉडुलस ले लूंगा कि भाई मॉडुलस ले लिया, हमें नहीं पता है कि कौन सा बड़ा है। वो हम बता सकते हैं कि बड़ा कौन सा रहेगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो भी हम लोग मॉडुलस ले लेंगे। और 20 डिग्री के लिए 20 डिग्री इस एंगल ए और सी के लिए आएगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर BG का बन रहा है, तो इसको हम लोग कह देंगे कि ये A माइनस सी का मॉडुलस अपॉन 2 हो जाएगा। हमें निकालना है एंगल C का मेजर। तो बड़े प्यार से ये, अगर हम लोग मॉडुलस में ही चलें, अभी मैं बताऊंगा बड़ा एंगल कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये 14 डिग्री आ गया, इसमें चलेंगे तो A माइनस सी से 20 डिग्री आ गया। ऐड कर देंगे तो A माइनस सी का मॉड्यूलस प्लस B माइनस सी का मॉड्यूलस, ये आ जाएगा हमारा 34 डिग्री। मैं बार बार मॉडुलस का यूज केवल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आपको आइडिया नहीं है कि कौन सा एंगल बड़ा है तो आप मॉडुलस लेके चलो। अगर पता चल रहा है कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा छोटा है तो मॉडुलस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक चीज गौर करो, बड़ा एंगल कैसे डिसाइड करेंगे, बड़ा एंगल डिसाइड कैसे होगा। ये अपना बाइसेक्टर, दिस इज ऑलवेज a/2 होगा। मैं बता रहा हूं बड़े एंगल को डिसाइड करना किस तरफ से बड़ा एंगल आपको डिसाइड करना होगा। तो ये एंगल 90 है, तो इसको अगर मैं थीटा मान लूं इतने हिस्से को, तो ये अपने आप 90 माइनस थीटा हो जाएगा, अपने आप 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और ये पूरा थीटा प्लस एक्स है, इतना यहां तक, तो ये पूरा अपना थीटा प्लस एक्स हो जाएगा। उससे क्या होगा कि अगर ये 90 है, ये थीटा प्लस एक्स है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 90 माइनस थीटा माइनस 2x हो जाएगा। जो कि मैं लॉजिक बता भी रहा हूं कि अगर ये C है, ये B है, तो इसको B रख देंगे। ये एंगल C है, एंगल C जो बन रहा है वो B माइनस 2x बन रहा है। ये लॉजिक मैं बता भी रहा हूं, तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि बड़ा एंगल इसमें B है, क्योंकि B में से घटा के C के बराबर कर रहे हैं। और 2x को इधर लाके भी आप कह सकते हो कि 2x बराबर एंगल B माइनस एंगल C हो जाएगा। तो क्या ट्रिक रही कि जिस तरफ बाइसेक्टर गिरता है उस तरफ वाला एंगल छोटा होगा, और जिस तरफ बाइसेक्टर नहीं गिरता है, जिस तरफ एल्टीट्यूड गिरता है, उस तरफ वाला एंगल बड़ा होगा। तो दोनों ही केसेस में बाइसेक्टर C की तरफ गिरा हुआ है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करना है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहता है कि तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। तो दो एंगल्स का सम 180 माइनस तीसरा कर सकते हैं, 180 माइनस एंगल C। दो एंगल C पहले से ही इज इक्वल टू 34, तो अपना ये बड़े आराम से आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 34 डिग्री। ये अपना, अच्छा ये मैंने डबल नहीं किया, ये 40 डिग्री हो जाएगा, तो ये 54 डिग्री आ जाएगा। दिस इज 54 डिग्री। तो इसमें से अगर 54 डिग्री को माइनस करके 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 60 माइनस 18 यानी 42 डिग्री। तो इसमें एंगल C की वैल्यू आ जाएगी 42 डिग्री। ये मैंने डबल नहीं किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो डबल करके जोड़ेंगे तो 42 डिग्री C का वैल्यू आ जाएगा। तो ये सवाल इस तरीके से होना था। अगेन बेसिक्स पे ध्यान देंगे, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था जो इसमें अप्लाई हो रहा था। अगर आप और कोई तरीका इसमें लगाते तो काफी टाइम आपका वेस्ट हो जाता। ये सवाल भी मैंने दिया पर्टिकुलरली ये चेक करने के लिए कि हम लोग पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल का रिलेशन तो जानते हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ एंगल फंस जाएं तो वो एंगल्स कैसे निकाले जाएंगे, ये चेक करने के लिए बस मैंने ये सवाल दिया हुआ था। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल में सबसे अच्छी बात ये होती है कॉर्नर्स को पकड़ना होता है, कॉर्नर्स को। और कॉर्नर्स को पकड़ना होता है अगर हमें किसी भी तरीके का एंगल दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ तो एक्सटेंशन से बना लिया जाता है। जैसे अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूंगा तो ये 90 डिग्री है, तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री हो जाएगा।
तो उससे हमारा ये एंगल बनेगा 24 डिग्री। अब इसी के हिसाब से मैंने क्या किया, मैंने इस कॉर्नर को पकड़ा और यहां पे एक पैरेलल लाइन खींच दी। तो ये लाइन अब यहां तक चल के आ रही है और ये बन रहा है जेड। जेड का मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर ये 24 है तो ये भी 24 हो जाएगा और ये अपना 90 है। तो ऊपर वाले एंगल के बारे में हम लोग बता सकते हैं कि तीनों का सम 180 होगा, तो ये अपने आप ये भी 66 हो जाएगा। और आप ये इसके एक्सटेंशन से भी बता सकते थे, इस लाइन को एक्सटेंड करके भी बता सकते थे। तो ऊपर वाला अगर 66 हो गया तो 118 में से 66 अगर माइनस करोगे तो ये नीचे वाला एंगल बड़े प्यार से अपना 52 डिग्री आ जाएगा, 52 डिग्री। और x को निकालना है तो आप क्या करो, इसको एक्सटेंड कर लो। तो z बनने से ये अगर 52 है तो यहां भी 52 हो जाएगा। दिस इज 90, तो ये एंगल अपना निकल जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो जो इस एंगल की वैल्यू आएगी 90 में ये आ जाएगा अपना 838 डिग्री। तो x का वैल्यू इस लाइन पे तीनों एंगल्स का सम 180 करके बहुत आराम से, बहुत प्यार से x का वैल्यू 52 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे आपको पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल के सवाल मिल सकते हैं। दो चीजें करनी है, लाइंस को एक्सटेंड करना है और दूसरा ट्रांसवर्सल का ध्यान रखना है कि जहां पे कॉर्नर आएगा उस पे हम लोग कॉर्नर पे एक पैरेलल लाइन खींच देंगे। यहां पे खींचने से पूरा काम हो गया। अगला सवाल देखते हैं। इसको कह सकते हैं कि दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। इस क्वेश्चन पेपर का बहुत ही आसान सवालों में से एक था, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं था, कुछ भी मेहनत नहीं थी। इस सवाल में कोई भी मेहनत नहीं थी। दिखाई दे रहा है कि 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो एक पार्ट से जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे वो 30 डिग्री होगा। तो बस पार्ट्स को गिन लो, ये 1 2 3 4, तो ये पूरा 120 डिग्री हो गया, पूरा 120 डिग्री हो गया। ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, मतलब इजीएस्ट ही था, यही इजीएस्ट था। तो ये अपना, क्योंकि रेडियस है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होने की वजह से ए की वैल्यू 30, एक्स की वैल्यू 30 और यहां भी ये 30 आ जाएगा। तो एक्स अपना आ गया 30। और सिमिलरली यहां देख रहे हो कि दो पॉइंट्स हैं, दो आर्क हैं, तो सेंटर पे एंगल सबटेंड होगा 60 डिग्री। तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। तो y का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री और दोनों का सम आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये इजीएस्ट क्वेश्चन था इस पेपर का, सबसे आसान सवाल। अगले सवाल पे मूव करते हैं। 9th क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन मैंने लेक्चर में बताए थे, अगर आपने लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो इस तरह क्वेश्चन कैसे होते हैं। कितनी भी लाइंस हो जाएं इसमें, एंगल मार्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंगल्स को मार्क करना बहुत जरूरी है 9th क्वेश्चन में। तो एंगल मार्किंग के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 9 को किया जा सकता है। देखो, ए बी इज इक्वल टू बी डी, कुछ नहीं समझ में आ रहा, एंगल को मार्क कर देते हैं। मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि बी डी इज इक्वल टू डी, तो अगर और कह रहे हैं कि ये इसी के बराबर है, तो मैंने कह दिया कि ये एंगल बीटा है अगर, तो ये बीटा हो जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल से ये 2 बीटा हो जाएगा, ये भी 2 बीटा हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल से। और ए बी ई, ये पूरा एंगल 120 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि 120 माइनस 2 बीटा हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं एबीडी में, तो आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 120 माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 180। बहुत आराम से आ गया। तो ये अपना हो जाएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा 2 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 60। तो अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा 30 डिग्री। एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, क्योंकि पूरा एंगल हमें दिया हुआ है 120, होल एंगल इज 120, एक अल्फा एक बीटा है, तो बड़े ट्राइंगल एबीसी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो आ जाएगा 120 प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180। तो अल्फा प्लस बीटा का सम आ जाएगा 60। अल्फा प्लस बीटा और 60 है, अल्फा माइनस बीटा 30 है, दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फा आ जाएगा 45 और बीटा आ जाएगा 15। हमें कौन सा एंगल निकालना है? हमें निकालना है BDA। तो BDA इज 45। ये इतना आसान सवाल था, मार्किंग से सॉल्व हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, एंगल्स को मार्क करना ना भूलें।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो सारी चीजें मेंशन्ड हैं कि ये इसके बराबर है, तो मैं मार्क कर लेता हूं इसमें भी एंगल। इसको मैंने मान लिया अल्फा है, चलो ये लेट दिस बी अल्फा, तो ये अल्फा हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है कि सारे एंगल्स पॉजिटिव होल नंबर्स हैं, लार्जेस्ट पॉसिबल साइज ऑफ पी क्यू आर। पी क्यू आर का सबसे बड़ा पॉसिबल साइज बताना है कि क्या हो सकता है। तो अगर मैं इस एंगल को मान लेता हूं लेट दिस एंगल बी बीटा, तो ये एंगल अपना बीटा हो जाएगा। तो बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक्सटीरियर एंगल से अल्फा की वैल्यू, ये एंगल बाहर निकल रहा है, 2 बीटा के बराबर हो जाएगी। तो मैं मार्क भी कर देता हूं इसको एज इट इज, यहां पे अल्फा की जगह 2 बीटा मार्क कर दिया क्योंकि वो 2 बीटा के बराबर आ रहा है। तो दिस इज 2 बीटा, दिस इज 2 बीटा। हमें बताना है लार्जेस्ट पॉसिबल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर दिखाई दे रहा है, एंगल पी क्यू आर प्लस दिस प्लस आर, तीनों का सम हो रहा है 180 डिग्री, और एंगल पी क्यू आर आ जाएगा 180 माइनस 3 बीटा। अब देखो, वैसे तो अल्फा बीटा की खुद की रेस्ट्रिक्शंस हैं कि वो 0 से 180 के बीच में रहना चाहिए, लेकिन अगर हमें इसको सबसे बड़ा दिखाना है तो ये बड़ा तब होगा जब ये सबसे छोटा हो जाएगा, और ये सबसे छोटा अगर होल नंबर होता तो 0 होता, लेकिन 0 एंगल में पॉसिबल नहीं है। तो सबसे छोटा होल नंबर यहाँ पे बीटा की वैल्यू 1 रख के ये पूरा एंगल 3 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल पी क्यू आर आ जाएगा अपना बड़े आराम से, बड़े प्यार से 177 डिग्री। तो ये इस पूरे पेपर का डिस्कशन था। नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के लिए मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।